हेलो एवरीवन, आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टेबल 2.1 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ठीक है, ये टेबल यहाँ आपको पांचों किंगडम्स के फीचर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला है। ठीक है, यानी कि आप इस टेबल को समझने के बाद पांचों किंगडम्स को इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये टेबल यहाँ क्या है, आपके लिए इस पूरे चैप्टर की समरी है। उसका रीजन ये है क्योंकि ये चैप्टर आपको कंप्लीटली पढ़ना ही क्या है, इन पांचों किंगडम्स की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इस टेबल को समझने के लिए जो चीज आपको सबसे पहले याद होनी चाहिए वो क्या है, 5 किंगडम्स के नेम। क्या याद होना चाहिए आपको? 5 किंगडम्स के नेम। अब वो नेम्स क्या क्या है? वो नेम्स है आपके पास मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम्स को जिस सीरीज में रखा गया है, इन 5 किंगडम्स को जिस सीरीज में रखा गया है, अरेंज किया गया है। अब उसका बेसिस क्या है, किस तरीके से इसको अरेंज किया गया है? ऐसा क्यों नहीं होता कि आप पहले एनिमेलिया बोलें फिर फंजाई, इस तरीके से करके आप कुछ भी लिख सकते हैं। आप जिस भी बुक को देखना स्टार्ट करेंगे, जहां भी आप इसकी पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, वहां आपको यही सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस सीरीज को इस तरीके से अरेंज करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसको इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है। ठीक है, इवोल्यूशन का मतलब क्या है? बहुत ही स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस, जो कि धीरे 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 ऑर्गेनिजम्स में कुछ मॉडिफिकेशंस और चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो सीरीज ऑफ इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको ये टेबल क्या किया गया है, अरेंज किया गया है और बनाया गया है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं आपके लिए कि इसके बाद कभी भी आपको इस चैप्टर में डाउट्स नहीं आए। ठीक है, अब आपको 5 किंगडम्स के नेम याद है, तो यहाँ कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको 5 किंगडम्स के नेम लिख देने हैं। दैट आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, ये कॉलम मैं आपको आज के क्लास में याद कराने वाली हूँ, सारे कॉलम्स प्लस ये टेबल। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो पांचों पहले आपको क्या करने हैं, यहाँ पे नेम्स लिख देने हैं। दैट आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। क्लियर है? ठीक है, देन उसके बाद आपको कौन सा काम करना है, यहाँ पे आपको फीचर्स को अरेंज करना है। फीचर्स या कैरेक्टर्स जो भी बोल लीजिए आप, उसको आपको अरेंज करने का काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो फीचर है, जो सबसे जीरो लेवल का है, सबसे कॉमन सा है, जो सबसे जीरो लेवल का यहाँ पे फीचर है, वो फीचर यहाँ पे कौन सा है आपके पास, कि आपको पहले यहाँ क्या लिखना है, सेल टाइप लिखना है। क्या लिखना है? सेल टाइप लिखना है। ठीक है, अब किंगडम कितने हैं? 5 किंगडम्स है टोटल। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको पता है कि बेसिकली सेल के 2 ही टाइप होते हैं, एक है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। तो इसका ये मतलब है कि हमें इन पांचों किंगडम्स में से देखना है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक है और कौन सा यूकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स जो होते थे वो थोड़े प्रिमिटिव सेल हैं, अभी भी प्रोकैरियोट्स प्रेजेंट हैं, जो यूकैरियोट्स के कॉम्पैरेटिवली क्या है, प्रिमिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये किंगडम को जो अरेंज किया गया है, इसका बेसिस क्या है, इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करने का काम किया गया है। ठीक है, अब इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, सेल टाइप को जब हम देखना स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ एक किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोट होगा, बाकी सारे किंगडम्स यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, टेबल यहाँ बना हुआ है, बट मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं ये टेबल आज की क्लास में आपको कंप्लीटली याद कराने वाली हूँ, कंप्लीटली लर्न कराने वाली हूँ। ठीक है, अब जब आप इस टेबल को ध्यान से देखेंगे, यहाँ आपको वही चीज देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, यहाँ पे मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, एक इसको छोड़ के मोनेरा को एक्सक्लूड करने के बाद, ठीक है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया,
ये सारे किंगडम्स क्या है, यहाँ पे यूकैरियोटिक है। ये मैंने आपको यहाँ पे आज एक कॉलम, फर्स्ट कॉलम जो है वो मैंने आपको याद करा दिया, ठीक है। देन अब इस फर्स्ट, ये टेबल एग्जैक्टली वही है जो एनसीईआरटी बुक में आपने देख रखा है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको ये नसीहत दूंगी कि सेल टाइप लिखने के बाद आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लिख लें। किसको लिखना, आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। उसका रीजन क्या है, मैं आपको रीजन बता देती हूँ, ठीक है। जब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को हम डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, वहां पे हम डिफरेंसेस क्या लिखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, ठीक है, और यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ये भी वही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ एक मोनेरा में, क्योंकि ये क्या है, प्रोकैरियोट है, क्या है ये, प्रोकैरियोट है, तो सिर्फ यहाँ पे मोनेरा के अंदर ये क्या है, एब्सेंट है। ये देखिए यहाँ क्या है, ये एब्सेंट है, बाकी इसमें भी प्रेजेंट होगा, यहाँ भी प्रेजेंट होगा, यहाँ भी प्रेजेंट होगा, यहाँ भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ मैंने कोई नई बात आपको नहीं समझाई है, बहुत आसान है। ये दो कॉलम्स मैंने आपको याद करा दिए, फर्स्ट कॉलम भी मैंने आपको याद करा दिया, सेकेंड कॉलम भी यहाँ पे बहुत इजीली मैंने आपको क्या करा दिया है, याद करा दिया है, ठीक है, जो आपको हमेशा के लिए क्लियर हो गया है। देन इसके बाद जब हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में, तो ये आपको कैसे समझना है, आप जब से बायोलॉजी पढ़ते आ रहे हैं तब से आपने क्या किया है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल के बीच में डिफरेंसेस सीखा है आपने। हमेशा आपको बोला जाता था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद करके आना, आपको इसको समझना है, और उसको लिखते वक्त बच्चा सबसे पहला डिफरेंस जो लिखता है वो क्या लिखता है, वहां पे आप ऐसा लिखते हैं कि अगर प्रोकैरियोट है, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स की बात जो हम कर रहे थे अभी, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से ऊपर उठने के बाद अब आपने देखा होगा कि प्लांटी एंड एनिमेलिया, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये टेबल, ये कॉलम मैं आपको यहाँ बैक से करवा रही हूँ, उसका रीजन मैं बता रही हूँ अभी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एनिमेलिया और प्लांटी, इन दोनों में आप पहले ही सीख चुके हैं कि यहाँ हमें प्रोकैरियोट का नाम नहीं लेना है, ठीक है। तो प्रोकैरियोट तो ये है नहीं, ये कैसे है, यहाँ पे यूकैरियोटिक है, ठीक है। और जब आप एनिमेलिया और प्लांटी के अंदर डिफरेंशिएट करने का काम करते थे, तो वहां आप एक कौन सी इंपॉर्टेंट चीज लिखते थे, सबसे पहला डिफरेंस आप ये लिखते थे कि प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल्स के पास एब्सेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉलम किसका है, सेल वॉल का है, तो यहाँ ये एब्सेंट होगा। आपको पता है, कोई नई बात नहीं सिखाई मैंने, ठीक है, हर बच्चे को पता होता है, यू आर इन क्लास 11th, तो आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कि अगर एनिमेलिया किंगडम को हम देखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। आपके सेल में नहीं है सेल वॉल, आप एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं और आपके सेल में सेल वॉल नहीं है, ठीक है। देन प्लांटी की जब हम बात करते हैं तो प्लांट्स के पास सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ये तो आप बचपन से लिखते आ रहे हैं, इसमें कोई नई चीज तो है ही नहीं। तो इसके पास क्या है, प्रेजेंट होगा, बट कैसा होगा, उसका नेचर सेलुलोजिक होगा। जो आप पढ़ते थे कि ये किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, ठीक है। तो ये कॉलम भी आपको याद हो गया। अब बात करते हैं फंजाई की। मैंने आपको पहले ही बोला कि इस कॉलम को हम बैक से करना स्टार्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो जाएगा उससे, जो आप जानते हैं उसको पहले कर लेते हैं हम, ठीक है। तो फंजाई की जब हम बात करें, तो मैंने आपको जब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन समझाया था, तो वहां मैंने आपको एक बात समझाई थी, 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा जो डिमेरिट था वो ये था कि जितने चीजों में भी सेल वॉल मिला सबको उठा के प्लांट्स में डाल दिया गया। बट सारे सेल वॉल का नेचर सेम तो नहीं होता है, जिस जिसके पास भी सेल वॉल मिला सबको उठा के सेम कैटेगरी में डाल दिया गया, बट सबका नेचर तो सेम नहीं होता है। तो यहाँ पे जब उसको ध्यान से एनालाइज किया गया तो क्या पता चला कि फंजाई के पास जो सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। तो यहाँ मैंने प्रेजेंट तो लिखा है एंड इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, तो यहाँ मैंने काइटिन लिख दिया है, आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। देन प्रोटिस्टा की जब हम बात करते हैं तो ये कैसा होगा, कुछ में प्रेजेंट होता है, कुछ मेंबर्स में प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन सम हो गया हमारे पास, ठीक है। और मोनेरा के पास जो स्पेशल टाइप ऑफ सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं
तो कहीं बच्चा ये ना समझ ले कि ये भी सेलुलोज का बना हुआ होगा। तो हाईलाइट करके वहां पे आपको सबसे पहली बात क्या दी गई है, नॉन सेलुलोजिक। क्या दी गई है आपको, कौन सी बात यहाँ पे दी गई है, नॉन सेलुलोजिक। ठीक है, और ये नॉन सेलुलोजिक है, और नॉन सेलुलोजिक में भी कैसा है ये, तो इसका जो सेल वॉल है वो किसका बना हुआ है, पॉलीसैकेराइड्स प्लस एमिनो एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स प्लस एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बना हुआ है ये। देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कॉलम हम लोग कर चुके हैं, एक और आसान सा कॉलम है। ठीक है, बहुत इजी है अगर समझे इसको तो। क्या है वो, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। आपने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जब आपने पढ़ाई की है और जब आपने उसको सीखा है, वहां आपने कौन सी बात सीखी थी कि जब आप सेल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, किसको ऑर्गेनाइज करते हैं, सेल्स को। ठीक है, तो सेल्स को ऑर्गेनाइज करने के बाद टिश्यूज फॉर्म होते हैं, टिश्यूज को ऑर्गेनाइज करने के बाद ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने के बाद प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होता है। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स को एग्रीगेट करने के बाद प्रॉपर एक ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल फॉर्म होता है, ये पता है आपको। ठीक है, तो इसमें से हमें यहाँ पे सेट करके फिट करके लिख देना है कि कौन सा लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसके पास प्रेजेंट है। बात समझ आ रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, जब आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखना स्टार्ट करते हैं तो मोनेरा बहुत प्रिमिटिव है यहाँ पे, तो मोनेरा के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ कैसा हो जाएगा, सेलुलर होगा। कैसा होगा ये, सेलुलर होगा। ठीक है, देन जब हम प्रोटिस्टा की बात करते हैं, ये भी बहुत प्रिमिटिव है। ठीक है, तो इसके पास भी कैसा है, सेलुलर है। ठीक है, और जब फंजाई की बात करते हैं तो ये मल्टी सेलुलर फॉर्म्स में भी मिलते हैं, या फिर लूज टिश्यूज इसके पास क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्लांट्स के पास आप जब भी ट्रांसपोर्टेशन या कुछ भी आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर, आपको वहां पे बार बार एक ही चीज समझाई जाती है कि जैसे आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं, तो प्लांट्स के पास वैसा कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, वैसा कोई सिस्टम नहीं है जिसकी वजह से उसके पास कोई रेस्पिरेटरी स्पेशल पार्ट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इस वजह से देखिए यहाँ पे क्या है, टिश्यू और ऑर्गन लेवल तक है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम नहीं लिखा गया है, ये इस कॉमन सेंस के बेसिस पे यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और लास्ट का तो एनिमेलिया, ये तो बहुत आसान हो गया, इसमें आपको सारी चीजें फिट करनी है। टिश्यू लेवल भी है, ऑर्गन लेवल भी है, ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है, जिनको ऑर्गेनाइज करके आपकी बॉडी फॉर्म होती है या किसी हायर ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्म होती है। आपकी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम भी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, बहुत सारे सिस्टम्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो ये ऊपर से जितने कॉलम्स थे सब मैंने याद करा दिया आपको। ठीक है, समझ तो आया ही होगा क्योंकि ये आसान सा टॉपिक है, बट उसको यहाँ पे क्या करना है, आपको सही जगह पे प्लेस करके लिखना है। ठीक है, और वो कैसे लिखना है वही चीजें मैं आपको आज की क्लास में सिखा रही हूँ। देन लास्ट कॉलम पे आते हैं जो कि आसान है बट बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हम देखना स्टार्ट करते हैं मोनेरा के केस में, ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स भी होते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स की बात करें तो ऑटोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं। ऑटोट्रॉप्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने साफ साफ लिखा भी है, केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अब कीमोसिंथेटिक का क्या मतलब है, उनकी बॉडी में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे लिबरेट होने वाली एनर्जी का यूज करके वो खुद को सरवाइव कराते हैं। इसका मतलब उनको दूसरे की जरूरत नहीं है यहाँ पे खुद को सरवाइव करने के लिए, जिसकी वजह से इसको किसकी कैटेगरी में डाला गया, ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में प्लेस किया गया है। ठीक है, देन फोटोसिंथेसिस जो है ये बहुत कॉमन है। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब आप पता ही आपको कि फॉर्म होना, बनना किसी चीज का, मतलब लाइट का यूज करके ये खुद क्या कर सकते हैं, फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर बहुत कॉमन लैंग्वेज में मैं यहाँ पे आपको समझाऊं तो। ठीक है, तो ये दोनों टाइप है इसके पास। हेट्रोट्रॉफिक की जब हम बात करें तो ये सेप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच कैन इजिली सर्वाइव ऑन डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ठीक है, सेप्रोफाइट्स अगर होंगे तो वो इजिली क्या कर सकते हैं, डेड मतलब मरे हुए जो होते हैं, डिकेइंग मतलब खराब होने वाली चीजों पे वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ क्या है, पैरासाइट्स भी हैं। क्या है, पैरासाइट्स भी हैं। पैरासिटिक मतलब
कोई लाइव फॉर्म में होगा उसके ऊपर ये खुद को क्या करते हैं, उसके एसोसिएशन में रख के सर्वाइव कराने का काम करते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, प्रोटिस्टा की। तो ये ऑटोट्रॉफिक है और हेट्रोट्रॉफिक भी है। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक में कैसा केस है इसके पास, ऑटोट्रॉफिक में इसके पास फोटोसिंथेटिक का केस है। मतलब ये लाइट का यूज करके फूड को सिंथेसाइज करा के खुद को सर्वाइव करने का काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, देन हम बात करते हैं किसकी, फंजाई की। फंजाई तो बहुत अच्छे तरीके से नोन है। ठीक है, आपको पता है कि इसके कौन कौन से मोड्स, बेसिकली इसके क्या है, दो ही मोड देखने को मिलते हैं, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। बच्चा बोलता है मैडम सेप्रोफाइटिक तो हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, पैरासाइटिक नहीं हमें समझ आया। ठीक है, अब फंगल इन्फेक्शन आपको पता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे टाइप के फंगल इन्फेक्शन होते हैं। आपको कोई स्किन डिजीज हो गई, जल्दी छूटने का नाम नहीं लेता, जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि फंजाई का जब आप हैबिटेट पढ़ेंगे आपको वहां पे कौन सी बात समझ आएगी, इसको क्या चाहिए, ह्यूमिड इन्वायरमेंट चाहिए और थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, दोनों चीजें इसको वहां पे मिलती है और आपके बॉडी पे सर्वाइव करना स्टार्ट कर देता है। तो क्या हो गया ये, वहां पे आप इसको सेप्रोफाइट्स तो नहीं बोलेंगे, क्या हो गया ये, पैरासाइटिक है वहां पे। तो बहुत जगह ये पैरासाइट्स की तरह बिहेव करने का काम करते हैं। ठीक है, और भी बहुत इंटरेस्टिंग इसके रिलेशनशिप हैं एल्गी के साथ, जहां पे हम म्यूचुअलिज्म वगैरह भी सीखेंगे। बट यहाँ पे बेसिकली जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये मोटे तौर पे बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि ये हेट्रोट्रॉफिक है, और हेट्रोट्रॉफिक के अंदर कैसा है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकता है और पैरासाइटिक भी हो सकता है। ठीक है, देन आसान दो चीजें बची हमारे पास। प्लांटी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक होगा। प्लांट्स कैसे होते हैं, आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी है यहाँ पे, जैसे फीचर प्लांट वगैरह आप पढ़ेंगे, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, आप जहां जहां पे कुछ भी पढ़ते हैं वहां पे आपको छोटे मोटे एक्सेप्शंस देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, बट मैंने पहले ही बोला वो सब हम डिटेलिंग करेंगे, हमें करना है बारी बारी से हर एक किंगडम का। बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको समराइज करके लिख रहे हैं कि जो आप जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, देन एनिमेलिया की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। और यहाँ भी दो टाइप के मोड इसमें देखने को मिलते हैं, दैट आर होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक। ठीक है, तो कितना आसान कर दिया मैंने आपके लिए ये टेबल। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टेबल याद नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसको, इस वीडियो को बंद करने के बाद आप एक बार बना के देखेंगे ये टेबल, आप इजिली इसको बना सकते हैं। और बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है मैंने। ठीक है, आपके लिए बुक्स में तो हर चीज दी हुई होती है। ठीक है, बट हमारा काम क्या है, उस चीज को सिंप्लीफाई करना, बिकॉज टीचर्स आर द कैटलिस्ट। हम क्या करते हैं, उस टाइम ड्यूरेशन को कम कर देते हैं, कम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये टेबल समझ आ गया होगा, याद भी हो गया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, और मेरे साथ कनेक्टेड रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग फॉर्म में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।